Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is diversity of vertebrates and I am your course instructor सहरी शुमर. आज हमने अपना लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करना है. दैट इज़ अबाउट द सिस्टम्स ऑफ एम्फीबियंस. ठीक है, हम एम्फीबियंस का चैप्टर स्टार्ट किया था हमने और उसमें हमने सिस्टम स्टार्ट किए हुए थे. हमने डाइजेशन को पढ़ लिया था, हमने स्केलेटल सिस्टम को देखा था, हमने लोकोमोशन को देखा था एम्फीबियंस के अंदर. आज हम जो है वो नेक्स्ट चलेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे. हमारा जो है टॉपिक आज का दैट इज़ अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस करना है कि जो है एम्फीबियंस के अंदर किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो कंपेयर करेंगे फिशेस के साथ. जो है हमने देखा था फिशेस के अंदर सिंगल सर्किट हार्ट था. ठीक है, हमने कहा था कि उसके अंदर जो है वो सिंगल सर्किट हार्ट है, उसके अंदर जो है वो 4 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, हमने यहाँ से उसमें एट्रियम और वेंट्रिकल भी देखा था, उसके अंदर कोनस आर्टेरियोसस था, उसके अंदर जो है हमने जो है मुख्तलिफ तरह के जो 4 पार्ट्स डिस्कस किए थे. इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस होगी. ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था, लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम था वो सिंगल सर्किट था फिशेस के अंदर. लेकिन इसमें जो हम डिस्कस करेंगे इसमें हम कहेंगे कि है तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन डबल सर्कुलेशन इसके अंदर पाई जाती है. किसी हद तक जो है वो इसके अंदर डबल सर्कुलेशन होती है. और हमने जो फिशेस के अंदर 4 पार्ट्स डिस्कस किए थे, साइनस वेनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल, कोनस, आर्टेरियोसस, इसके अंदर भी हम उन्हीं चारों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. साइनस वेनोसस भी इनके अंदर मौजूद होती है, एट्रियम भी पाया जाता है, वेंट्रिकल भी मौजूद होता है. लेकिन जो जो हमारे पास कोनस आर्टेरियोसस है वो चेंज हो जाता है ट्रंकस आर्टेरियोसस में. ठीक है, कि जो कोनस आर्टेरियोसस हमने फिशेस में डिस्कस किया था वो एम्फीबियंस के अंदर जो है वो ट्रंकस आर्टेरियोसस के अंदर चेंज हो जाता है. तो इसका मतलब है बेसिक जो पैटर्न है वो सेम है फिशेस की तरह, लेकिन फिशेस के अंदर सिंगल सर्किट हार्ट था. ये जो हमारे पास इनके अंदर है जो डबल सर्किट इनके अंदर होगा. ठीक है, और इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. जब हम डिस्कस करते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस शो रिमार्केबल एडॉप्टेशन फॉर आर लाइफ डिवाइडेड बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. जैसे कि आप जानते हैं कि एम्फीबियंस 2 तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर उसी तरह की एडॉप्टेशंस पाई जाती हैं. द सेपरेशन ऑफ पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्किट इज़ लेस एफिशिएंट इन एम्फीबियंस दैन इन द लंग फिशेस. ठीक है, कि इनके अंदर जो है वो पल्मोनरी मतलब वो ब्लड जो कि हमारे पास लंग से आ रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सिस्टेमिक वो ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, यूज्ड ब्लड होता है जिसे ऑक्सीजन यूज़ कर ली जाती है. अब उसके अंदर ऑक्सीजन के कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं. तो जो सेपरेशन है एम्फीबियंस के अंदर पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट की, ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू लंग फिशेस. लंग फिशेस के अंदर ये जो सिस्टम है ज़्यादा एफिशिएंट होता है सेपरेशन का. द एट्रियम इज़ पार्शियली डिवाइडेड इन यूरोडील्स. ठीक है, कि एट्रियम हमने कहा कि इनके अंदर एट्रियम मौजूद होता है, लेकिन एट्रियम जो है वो डिवाइड हो जाता है और 2 जो है चैम्बर्स बना देता है, जिसको हम कहते हैं कि सेपरेट चैम्बर्स बन गए इनके अंदर 2. अब यूरोडील्स के अंदर जो है वो ये एट्रियम पार्शियली डिवाइडेड होता है. ठीक है, यूरोडील्स क्या है? यूरोडील्स हमारे पास जो है वो ऑर्डर है जिसके अंदर सैलमेंडर्स और न्यूट्स हमने कंसीडर किए थे. ठीक है, कि इसके अंदर जो एट्रियम है वो पार्शियली डिवाइडेड होगा एंड कम्प्लीटली डिवाइडेड इन एन्यूरेंस. एन्यूरेंस मतलब फ्रॉग और टोड जिसमें हमने डिस्कस किए थे, उनके अंदर ये कम्प्लीटली डिवाइडेड होता है और 2 चैम्बर्स बना देता है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम. ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि यूरोडील्स के अंदर पार्शियली डिवाइडेड है और कम्प्लीटली डिवाइडेड है एन्यूरेंस के अंदर. द वेंट्रिकल हैज़ नो सेप्टम. वेंट्रिकल के अंदर सेप्टम मौजूद नहीं होते. A spiral valve is in the conus arteriosus or ventral aorta helps direct blood into pulmonary and systemic circuit. अब एक स्पाइरल वॉल्व मौजूद होता है. स्पाइरल वॉल्व मतलब जो सेपरेट करता है चीज़ों को, वो क्या करता है कोनस आर्टेरियोसिस के ज़रिए से वेंट्रल एओर्टा के थ्रू जो है वो ब्लड पहुंचाता है. जो हमारे पास मिक्स ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी को पहुंचाता है और सिस्टेमिक आर्टरीज़ को पहुंचाता है. आर्टरीज़ मतलब वो वेजल्स जो कि ब्लड अवे लेके जा रही होती है हार्ट से, और बेसिकली उनके अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. लेकिन इसमें एक जो है वो ये एक्सेप्शन भी पाई जाती है कि वो आर्टरी जो लंग्स की तरफ ब्लड लेकर जाती है, जो पल्मोनरी आर्टरी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है. बाकी तमाम आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. अब अगर हम इसका सर्कुलेटरी पैटर्न देखें कि जो है एम्फीबियंस के अंदर सर्कुलेटरी पैटर्न क्या होता है, सर्कुलेशन कैसे होती है हार्ट के अंदर, तो अगर आप लोग यहाँ देखें तो आपको जो है वो चैम्बर्स नज़र आ रहे होंगे. हम बेसिकली ये जो डिस्कस कर रहे हैं, हम ये एन्यूरेंस का हार्ट डिस्कस करें. एन्यूरेंस मतलब फ्रॉग्स या टोड, ये आपको बने नज़र आ रहे हैं फ्रॉग और टोड. और हमने अभी बात भी की है कि फ्रॉग्स और टोड जो कि एन्यूरेंस हैं, उनके केस में जो हार्ट होता है या वेंट्रिकल जो होते हैं वो
एक होता है और जो एट्रियम होता है वो दो में डिवाइडेड होता है, मतलब पूरी जो है उसके अंदर पार्टीशन मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपको जो है वो लेफ्ट एट्रियम नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर आपको जो है वो राइट एट्रियम नज़र आ रहा है। इसी तरह नीचे आपको एक ही चैम्बर नज़र आ रहा है जिसको आपने वेंट्रिकल का नाम दिया है। अब क्या होगा कि जो इधर जो है लंग्स से वेन आ रही हैं, ठीक है, लंग से वेन जो आ रही है वो कैरी करके ला रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन का कंटेंट मौजूद है क्योंकि ये लंग से ऑक्सीजनेट होकर आ रहा है ब्लड। अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, ठीक है। अब इधर से जो है वो हमारी बॉडी पार्ट जो फ्रॉग के बॉडी पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो है बॉडी पार्ट्स, वहाँ से जो है वो ब्लड आ रहा होता है। पहले वो ब्लड जाता है यहाँ पर साइनस वेनोसस, ये वाला एक चैम्बर यहाँ पर मौजूद होता है जो कि राइट एट्रियम के साथ ही फ्यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चैम्बर मौजूद होता है जो कि राइट एट्रियम के साथ फ्यूज़ हुआ होता है जिसको आप नाम देते हैं साइनस वेनोसस का, ठीक है, साइनस वेनोसस जो कि राइट एट्रियम के साथ फ्यूज़ हुआ होता है। अब जो बॉडी पार्ट से हमारे पास ब्लड आता है वो पहले साइनस वेनोसस के अंदर जाता है और फिर वो राइट एट्रियम के अंदर आता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि ये ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट से आ रहा है तो इसका मतलब है ये यूज्ड ब्लड होगा, जो इस्तेमाल शुदा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ हो चुकी है, ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो अब वो जो है वो साइनस वेनोसस के अंदर एंटर हुआ, देन इट विल एंटर इनटू द राइट एट्रियम एंड देन इनटू द वेंट्रिकल्स। हियर देयर इज द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, कि यहाँ पर मिक्सिंग होगी ब्लड की। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड का आ रहा है वो लंग से आ रहा है और यहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो दोनों यहाँ पर ब्लड जो है वो मिक्स हो जाएगा, ब्लड की मिक्सिंग होगी किसी हद तक, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्लड मिक्स हो गया है वो मिक्स ब्लड जो है वो बॉडी को भी पहुँचेगा, बॉडी के तमाम पार्ट को पहुँचाया जाएगा और यहीं से जो है यहीं से जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ भी जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर दोबारा से ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा से लंग्स के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सर्कुलेशन चलती है जिसमें हम दोबारा से इसको समराइज़ कर लेते हैं। हमने देखा कि लंग्स जो फ्रॉग या टोड के हार्ट हैं वो जो है उसके अंदर कंप्लीट सेपरेशन पाई जाती है एट्रियम के अंदर। एट्रियम इज़ डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। साइनस वेनोसस इज़ फ्यूज्ड विद द राइट एट्रियम, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा कि साइनस वेनोसस जो है वो फ्यूज़ हुई होती है। इन द लेफ्ट एट्रियम देयर इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स एंड इन द राइट एट्रियम देयर इज़ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द all parts of body, ठीक है। here is the mixing of blood in the ventricle and then the blood moves from the here to the all parts and then into the lungs, ठीक है। कि यहाँ से जो है ब्लड ट्रंकस आर्टीरियोसिस के ज़रिए से जो है, ट्रंकस आर्टीरियोसिस मतलब जो कि कोनस आर्टीरियोसिस से बना था, वो जो है वेंट्रल एओर्टा के ज़रिए से बॉडी के तमाम पार्ट्स को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और लंग्स में भी ब्लड जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आप लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए कि ब्लड जो है वो सर्कुलेशन कैसे होती है। इसका बेसिकली जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर उस लेफ्ट एट्रियम जो है उसके अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो राइट एट्रियम है उसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसे कि आपको कलर से भी नज़र आ रहा होगा, ये रेड है और ये ब्लू है, ठीक है। और मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है वेंट्रिकल के अंदर आकर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपको जो ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये आपके पास एट्रियम दो चैम्बर्स में डिवाइडेड हैं, यहाँ पर वेंट्रिकल का एक चैम्बर है, यहाँ से ये जो लंग्स की कैपलरीज़ हैं और ये हमारे पास सिस्टीमिक कैपलरीज़ हैं। लंग की कैपलरीज़ जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाती हैं राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और हमारे पास जो सिस्टीमिक कैपलरीज़ हैं वो सारी की सारी जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुँचाती हैं राइट एट्रियम के अंदर थ्रू साइनस वेनोसस। हियर इज़ द मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड देन द ब्लड इज़ पास थ्रू ट्रंकस आर्टीरियोसिस टू द सिस्टीमिक आर्टरीज एंड पल्मोनरी सर्किट, ठीक है। कि यहाँ पर जो है वो ब्लड तमाम बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे पास जो है वो एम्फीबियंस के अंदर सर्कुलेटरी पैटर्न। नेक्स्ट हम जो है इसको थोड़ा डिटेल में मज़ीद डिस्कस करें कि सर्कुलेशन और किस तरह से हो रही होती है ब्लड सर्कुलेशन एम्फीबियंस के अंदर। द स्किन ऑफ एम्फीबियन एज वेल एज इन द लंग्स, ठीक है। कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो बेसिकली दो तरह से हो रहा होता है एम्फीबियंस के अंदर। स्किन भी जो है वो एक्सचेंज कर रही होती है गैसेस को और लंग्स के अंदर भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। Therefore, blood entering the right side of the heart is nearly as well oxygenated as the blood entering the heart from the lungs,
ठीक है कि यहाँ पर वो बात लिखी हुई है, अभी हम जो है पीछे डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा कि वो बॉडी का पार्ट, हार्ट का पार्ट जिसे हमने राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम का नाम दिया था। हमने कहा था लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, क्योंकि वो कहाँ से होकर आ रहा है, वो लंग से आ रहा है। जबकि हमने कहा था कि जो राइट एट्रियम है उसके अंदर जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। लेकिन इसमें हमने एक एक्सेप्शन देखी है कि ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज नियरली एज वेल ऑक्सीजनेटेड एज द ब्लड एंटरिंग द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। कि जो हमारे पास राइट साइड पर जो भी जो आ रहा होता है ब्लड, वो भी ऑक्सीजनेटेड होता है, कम से कम उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का कंटेंट मौजूद होता है। वो कैसे? क्योंकि स्किन जो है वो भी जो है वो गैस एक्सचेंज कर रही है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन का कंटेंट कंटिन्यूसली एंटर हो रहा है स्किन के थ्रू, जिसकी वजह से जो राइट साइड में ब्लड आता है उसके अंदर भी ऑक्सीजन के कंटेंट मौजूद होते हैं, और जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ब्लड आ रहा होता है लंग्स के ज़रिए, उसके अंदर तो ऑक्सीजन मौजूद होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है इसके अंदर। When an amphibian is completely submerged, जब completely जो है वो वाटर के अंदर submerge होते हैं, all gas exchange occur across the skin and the other moist surfaces, therefore blood coming into the right atrium has a higher oxygen concentration than blood returning to the left atrium from the lungs। ठीक है कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन उसी बात को एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने जो हार्ट बनाया था, इस तरह से आपको जो है एम्फीबियन का हार्ट जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये आपके पास था राइट एट्रियम, ठीक है, और ये आपके पास था लेफ़्ट एट्रियम, और ये था आपके पास वेंट्रिकल। अब हमने कहा था कि जो लेफ़्ट एट्रियम है उसके अंदर ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स से, पल्मोनरी सर्किट से आ रहा है ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड है। इसी तरह हमने यहाँ पर कहा था कि ये जो राइट एट्रियम है, यहाँ से ब्लड आ रहा है सिस्टमिक सर्किट के ज़रिए, जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन ये तो तब होगा जब थोड़ा सा जो है ऑर्गेनिज्म टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मूव करेंगे। लेकिन जब ऑक्सीजन, जो एम्फीबियन है वो कम्प्लीटली सबमर्ज होंगे वाटर के अंदर, तो उनके अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है वो एंटर हो रही होगी थ्रू स्किन। ठीक है, स्किन और मूइस्ट सरफेस जो है वो गैस का एक्सचेंज कर रही होंगी, जिसकी वजह से राइट साइड में भी जो ब्लड आ रहा होगा वो भी ऑक्सीजनेटेड होगा, और जो लेफ्ट साइड में भी आ रहा होगा वो भी ऑक्सीजनेटेड होगा एज़ कम्पेयर, बल्कि जो राइट साइड है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक्सेप्शन याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखें, अंडर दीज सर्कमस्टांसिस ब्लड वेजल्स लीडिंग टू द लंग्स कंस्ट्रिक्ट। ठीक है कि इस सर्कमस्टांसिस में कि जब ब्लड जो है वो, जो राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है वो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट एट्रियम, उस सर्कमस्टांसिस में क्या होगा, ब्लड वेजल्स लीडिंग टू द लंग्स कंस्ट्रिक्ट्स रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द लंग्स, जिसकी वजह से वो ब्लड वेजल या फिर आर्टरी जो कि ब्लड लेकर जा रही थी लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए, कि जो ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड लंग्स की तरफ लेके जा रही थी, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी ताकि ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ ना जाए और एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं है, जो है वो ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्लड जो है वो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड है, वो स्किन के थ्रू जो है ऑक्सीजनेशन उसको मिल रही है, मॉइस्ट सर्फेसिस के ज़रिए से जो है ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, तो लंग्स की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर जो है वो गैर ज़रूरी एनर्जी को खर्च होने से बचाने के लिए, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, जो वो ब्लड वेजल जो कि लंग की तरफ जा रही होती है उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है ताकि ब्लड फ्लो को रोका जा सके। This adaptation is specially valuable for those frogs and salamanders that overwinter in the mud at the bottom of a pond, कि उनके लिए अंदर जो है वो मैकेनिज्म ये पाया जाता है जो कि हाइबरनेशन में इस्तेमाल करते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, मतलब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सीज़ कर देते हैं जब उनका जो इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं वो उनके लिए सूटेबल नहीं होती, फिजिबल नहीं होती, तो वो जो है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सीज़ कर देते हैं, उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन विंटर के केस में जब बहुत सर्दी होती है तो वो हाइबरनेट कर जाते हैं, और तब तमाम तर जो ऑक्सीजनेशन है उनके अंदर वो लंग्स के थ्रू नहीं बल्कि मॉइस्ट सरफेसिस के ज़रिए और स्किन के ज़रिए से हो रही होती है। और उस दौरान ये लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज जा रही होती हैं ब्लड की, ब्लड लेकर जा रही होती हैं आर्टरीज, उसको भी कंस्ट्रिक्ट करवा देते हैं ताकि ब्लड का जो फ्लो है लंग्स के अंदर वो भी कम से कम हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम जो है वो एओर्टिक आर्क्स को डिस्कस करें कि कौन कौन सी आर्टरीज इसके अंदर जो हैं वो पाई जाती हैं। एडल्ट एम्फीबियंस हैव फ्यूअर एओर्टिक आर्क्स देन फिशेस आफ्टर लीविंग द कोनस आर्टेरियोसिस ब्लड में एंटर। हमने अभी जो है वो कहा था कि कोनस आर्टेरियोसिस है जो है इनके अंदर वो ट्रंकस आर्टेरियोसिस बना देती है, मतलब उस जो है वो ऐसी ब्लड वेजल होती है जो कि पूरी बॉडी के पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो वही आर्टरी जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक तो होती है कैरोटिड आर्टरी,
ऐसी आर्टरी जो कि ब्लड जो है हेड की तरफ मतलब अपर बॉडी पार्ट्स को पहुंचाती है एम्फीबियंस के। इसी तरह सिस्टीमिक आर्टरी वो आर्टरी जो कि ब्लड लेकर जाती है तमाम बॉडी पार्ट तक, विच टेक्स ब्लड टू द बॉडी मतलब लोअर बॉडी पार्ट्स में लेकर जाती है। और पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लड लेकर जाती है पल्मोनरी वेन की तरफ मतलब पल्मोनरी मतलब लंग्स की तरफ जो लेकर जा रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स की तरफ जो ब्लड लेकर जाती है। तो कैरोटिड आर्टरी हमारे पास होती है एओर्टिक आर्क 3 और हमारे पास सिस्टीमिक आर्टरी होती है एओर्टिक आर्क 4, पल्मोनरी आर्टरी होती है हमारे पास एओर्टिक आर्क 6। तो ये आप लोगों ने जो है वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसको बहुत अच्छे से दिमाग में जो है माइंड में आप लोगों ने याद रख लेना है कि कौन सी आर्टरी जो है वो क्या काम करती है। कैरोटिड आर्टरी अपर बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करती है, सिस्टीमिक आर्टरी जो है वो लोअर बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर रही होती है और पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सर्कुलेटरी पैटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास लम्फेटिक सिस्टम। अब लम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो कि ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ वापस लेकर आता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जो कैपलरीज़ हैं वो ये काम कर रही होती हैं कि जो हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैपलरीज़ के थ्रू जो है बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन लम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है कि जो हमारे पास ब्लड जो कैपलरीज़ के थ्रू नहीं पहुँच रहा होता है, लम्फेटिक सिस्टम वो ब्लड दोबारा से हार्ट की तरफ लेकर आता है। इन एडिशन टू वेस्कुलर सिस्टम दैट सर्कुलेट्स ब्लड, एम्फीबियंस हैव अ वेल डेवलप्ड लम्फेटिक सिस्टम ऑफ ब्लाइंड एंडिंग वेजल्स। ठीक है कि ये ब्लाइंड एंडिंग ब्लड वेजल्स की सूरत में ये होता है दैट रिटर्न्स फ्लूइड प्रोटीन्स एंड आइंस फिल्टर्ड फ्रॉम द कैपिलरी बेड्स इन टिश्यू स्पेसिस टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। कि इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ऐसे मटेरियल जो कि यूज़फुल होते हैं बॉडी के लिए, जैसे कि प्रोटीन्स, आइंस और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रॉग्स के लिए भी यूज़फुल होते हैं, हमारे अंदर भी लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद होता है। इसी तरह उसका काम भी यही होता है कि उसने भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स को सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ दोबारा से रिटर्न करना होता है। तो इसी तरह एम्फीबियंस के अंदर भी जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटीन्स और मुख्तलिफ तरह के आइंस की सूरत में, उनको वापस ब्लड की तरफ जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ दोबारा से रिटर्न किया जाता है थ्रू लिम्फ नोड्स। ठीक है, द लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर एब्जॉर्ब अक्रॉस द स्किन, के वो वाटर जो है जो स्किन एब्जॉर्ब कर रही होती है उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द एम्फीबियंस हैव कंट्रैक्टाइल वेजल्स कॉल्ड लिम्फेटिक हार्ट्स, कि इनके अंदर लिम्फेटिक हार्ट्स मौजूद होते हैं। अब होता क्या है इनके अंदर, ठीक है, कि अगर हम इसको एक दफ़ा जो है वो समराइज़ करना चाहें तो आपको पता है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट है एम्फीबियन का। ठीक है, ये हार्ट है। अब हार्ट से जो ब्लड वेजल्स कैरी करके जाती हैं ब्लड सिस्टम की तरफ, सिस्टमिक या ऑर्गन्स की तरफ, उसको आप क्या कहते हैं, आर्टरीज। फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे ऑर्गन हैं इसके किसके, एम्फीबियंस के। हार्ट से जो ऑर्गन की तरफ ब्लड को लेकर जा रही होती है उसको आप कहते हैं आर्टीरियल सिस्टम। ठीक है, आर्टीरियल सिस्टम मतलब आर्टरीज जो हैं वो ब्लड लेकर जा रही होती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड दोज ब्लड वेजल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। ठीक है, तो वेनस सिस्टम जो हमारे पास होता है वो दोबारा से ब्लड को जो है ऑर्गन से दोबारा हार्ट की तरफ लेकर जा रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसा ब्लड होता है जो टिश्यू फ्लूइड के दरमियान स्पेसिस जो हैं वहीं पर जो है वेस्ट हो जाता है। तो उस वेस्ट को बचाने के लिए यहाँ पर जो है वो कुछ कैपिलरी बेड मौजूद होते हैं लिम्फेटिक नोड्स की सूरत में। वो क्या करते हैं, इस एक्स्ट्रा ब्लड को दोबारा से जो है वो हार्ट की तरफ लेकर जाते हैं थ्रू लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब आप इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लड या फिर एक्स्ट्रा जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं उसको जो है दोबारा से लिम्फ नोड्स वगैरह हैं जो वो सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ पहुंचाती हैं। तो ये हमारे पास लिम्फेटिक हार्ट्स की सूरत में मौजूद होता है इन एम्फीबियंस। ठीक है, लिम्फेटिक हार्ट्स की सूरत में। ठीक है, लिम्फेटिक हार्ट्स का क्या काम है कि प्रोटीन्स, आइंस और जो हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा से कैपिलरी बेड्स के ज़रिए से दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचाता है। ये हार्ट जो है वो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड को पंप करते हैं और लिम्फेटिक स्पेसिस जो होती हैं बिटवीन द बॉडी वॉल मसल्स एंड द स्किन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर वाटर, कि वो वाटर को भी स्टोर करती हैं और ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। दिस वाटर इज़ एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, के ये बेसिकली वाटर जो है वो थ्रू स्किन एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको जो है वो फर्स्ट पेयर ऑफ हार्ट्स मतलब इसका जो लिम्फेटिक हार्ट है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इनके अंदर जो बेसिकली 4 पेयर ऑफ हार्ट होते हैं, लिम्फेटिक हार्ट्स जो हैं 4 पेयर्स की सूरत में होते हैं। ठीक है, सेकेंड पेयर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं और यहाँ पर आपको जो है वो कैपिलरी बेड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लिम्फेटिक वेजल्स इसके अंदर जो है वो सबमर्ज हुई हैं।
ये ग्रीन कलर की जो आपको नज़र आ रही हैं ये लिम्फेटिक वेजल्स हैं, और जो आपको ब्लू और रेड कलर में नज़र आ रही हैं ये हमारे पास कैपलरीज होती हैं, ब्लड कैपलरीज। और ब्लड कैपलरीज के थ्रू जो मटेरियल है जो टिश्यू स्पेसिस में जो है वो एक्स्ट्रा सिक्रीट हो रहा होता है, वो वहाँ से लिम्फेटिक वेजल्स क्या करती हैं, वो वहाँ से उस मटेरियल को कलेक्ट करती हैं और दोबारा से जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्फीबियन का हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका गैस एक्सचेंज का सिस्टम, कि गैस एक्सचेंज बेसिकली किस तरह से हो रहा होता है। तो अभी हम जो है वो कुछ गैस एक्सचेंज को हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अभी हमने कहा कि स्किन के ज़रिए से भी जो है वो रेस्पायरेशन हो रही होती है, अभी हमने कहा कि लंग्स भी रेस्पायर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से दो हमें पता चल गए, बाकी हम देखते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्सपेंड मच लेस एनर्जी मूविंग अक्रॉस गैस एक्सचेंज सर्फेसिस दैन डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि आपको पता है कि जो एयर है उसके अंदर 20 टाइम्स मोर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनको गैस एक्सचेंज के लिए इतना ज़्यादा जो है वो एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, जबकि एक्वेटिक एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है गैस एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि वाटर में पहले ही ऑलरेडी ही जो है वो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम है। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें मॉइस्ट सरफेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर के अंदर रह रहे होते हैं उनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लॉस वाटर ड्यूरिंग एक्सपोजर टू रेस्पायरेटरी सर्फेसेस टू एयर, के जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं जैसे ही वो एयर के साथ एक्सपोज होते हैं तो उनका वाटर लॉस भी होता है। ठीक है, तो अगर हम रेस्पायरेशन देखें हमारे पास जो एम्फीबियंस हैं उनके केस में, तो इनके अंदर 3 तरह की रेस्पायरेशन हो रही होती है, क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल एंड पल्मोनरी। क्यूटेनियस जो है हमारे पास बेसिकली स्किन के ज़रिए से है, बकोफेरेंजियल माउथ लाइनिंग जो होती है उसके ज़रिए से हो रही होती है, और पल्मोनरी जो है वो बेसिकली लंग्स के ज़रिए से जो रेस्पायरेशन होती है उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्यूटेनियस रेस्पायरेशन दैट इज़ अकर थ्रू द स्किन, मोइस्ट स्किन ऑफ द एम्फीबियंस। आप जानते हैं कि जो स्किन एम्फीबियंस की स्किन है वो बेसिकली जो है वो थिन होती है, उसकी जो स्किन बहुत ज़्यादा थिन है, जिसकी वजह से एयर जो है वो आसानी से एंटर हो सकती है उसकी स्किन के अंदर। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर आसानी से एंटर हो सकती है। और उसके अलावा उसकी जो स्किन है उसके अंदर कैपलरी बेड्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है, ब्लड वेजल्स का जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने लिखा हुआ है एम्फीबियन स्किन इज आल्सो रिचली सप्लाइड विद कैपलरी बेड्स। कैपलरी बेड्स मतलब जैसे ही इसकी एपिडर्मिस जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत पतली सी एपिडर्मिस है, जिसकी वजह से आसानी से एयर जो है वो कंटिन्यूसली एंटर हो रही होती है इसकी स्किन के अंदर, ऑक्सीजन एंटर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो ये जो ऑक्सीजन एंटर होती है एपिडर्मिस के थ्रू, ये डायरेक्टली उसकी कैपलरी बेड्स के अंदर चली जाती है, जिसका मतलब है डायरेक्टली ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंटर हो रही होती है। ठीक है, दीज 2 फैक्टर्स परमिट द स्किन टू फंक्शन एज अ रेस्पायरेटरी ऑर्गन। Gas exchange across the skin is called cutaneous respiration and can occur either in the water or on the लैंड, कि लैंड पर भी हो सकती है और वाटर के अंदर भी हो सकती है। वाटर के अंदर कैसे हो सकती है, जब ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जब एम्फीबियन कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाते हैं वाटर के अंदर, तो उनके अंदर जो कंप्लीट उनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिपेंडेंट होता है उनके स्किन एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, कि उसकी जो स्किन है वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन कंटेंट अपने अंदर ले रही होती है, जिसकी वजह से लंग्स के जो सर्कुलेटरी पैटर्न है वो जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। ठीक है, तो हमारे पास जो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन है वो दोनों तरह से हो सकती है, लैंड्स पर भी होती है और वाटर के अंदर भी होती है। ये एबिलिटी जो है वो फ्रॉग को हाइबरनेट होने में हेल्प करती है। अभी हमने जो है पीछे डिस्कस भी किया था कि जब वो कम्प्लीटली हाइबरनेट हो जाते हैं विंटर सीजन में, तो उनके अंदर जो कंप्लीट गैस एक्सचेंज है वो स्किन के थ्रू हो रहा होता है, या फिर उनकी मॉइस्ट सर्फेसिस जो हैं उनके थ्रू हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो लंग्स को जो है ब्लड सप्लाई बहुत कम कर देते हैं, उनका जो मेटाबॉलिक पैटर्न है वो बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से हाइबरनेट कर जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हाइबरनेशन को हेल्प देती है ये जो है फंक्शनिंग उनकी। इसके अलावा सैलामेंडर्स के केस में अगर हम देखें 30 to 90% ऑफ द गैस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द स्किन इन केस ऑफ सैलामेंडर्स। ठीक है, सैलामेंडर्स के केस में जो 30 to 90% गैस एक्सचेंज है वो इसी के ज़रिए से हो रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन दैट अकर थ्रू द स्किन ऑफ मोइस्ट एम्फीबियंस। नेक्स्ट इज द बकोफेरेंजियल रेस्पायरेशन। Bacopharyngeal respiration gas exchange also occurs through the moist surfaces of the mouth and pharynx। ये बेसिकली माउथ के अंदर जो लाइनिंग होती है, वॉल होती है फेरेंक्स के अंदर, उसके ज़रिए से ये जो है रेस्पायरेशन होती है। दिस बकोफेरेंजियल रेस्पायरेशन अकाउंट्स फॉर 1 to 7% ऑफ द टोटल गैस एक्सचेंज की। इसका जो अमाउंट है वो बहुत कम है,
ठीक है। ये नॉस्ट्रिल है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन अंदर एंटर होती है, मींस ये जो लाइनिंग है इसके ज़रिए से जो है वो ऑक्सीजन एंटर हो रही होती है, मतलब बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो लाइनिंग ऑफ माउथ इन्वॉल्व है और साथ साथ फेरिंग्स भी इन्वॉल्व है। दिस इज द सेकेंड टाइप विच इज़ ओनली 1 to 7% ऑफ द टोटल गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट वन इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन दैट अकर थ्रू द लंग्स ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, मोस्ट एम्फीबियंस, अब ज़्यादातर एम्फीबियंस जो है उनके अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है, लेकिन दोज एम्फीबियन जिनके अंदर लंग्स एब्सेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड प्लेथोडेंटॉइड सैलमेंडर्स, उनके अंदर ये चीज़ एब्सेंट होती है। ठीक है, प्लेथोडेंटॉइड सैलमेंडर्स ऐसे सैलमेंडर्स जिनके अंदर लंग्स एब्सेंट होते हैं, लंगलेस एम्फीबियन जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता। The lungs of salamander are relatively simple sacs. The lungs of anurans are subdivided, increasing the surface area for gas exchange. के जो हमारे पास anurans बेसिकली जो frogs and toads हैं, उनके केस में जो उनके lungs हैं वो सब डिवाइडेड होते हैं, जिसकी वजह से surface area उनकी gas exchange का increase हो जाता है। Pulmonary ventilation occurs by a buccal pump mechanism. ठीक है, बकल पंप मैकेनिज्म के ज़रिए से ये हो रहा होता है। अब बकल पंप मैकेनिज्म क्या होता है? ठीक है, कि बकल पंप मैकेनिज्म ये है कि इसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, मसल्स ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर। मसल्स माउथ के और फेरिंग्स के पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से एयर रश होती है अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ जो है वो एयर जल्दी से एंटर होती है। दिस प्रेशर फोर्सेस एयर इनटू द लंग्स, के लंग्स की तरफ जो है वो एयर कंटिन्यूसली एंटर होती है इस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, नेरीज है, इसका माउथ है, बकल कैविटी है, ग्लॉटिस, लंग्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एयर एंटर्स पॉकेट ऑफ द बकल कैविटी। पहले एयर जो है वो बकल कैविटी मतलब फेरिंग्स में एंटर हो रही है। अब क्या होगा, ग्लॉटिस जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर का कंपार्टमेंट है वो एयर जो है वो कंटिन्यूसली कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है वो एयर लंग्स जो हैं वो आपको खुले हुए नज़र आ रहे हैं या एक्सपेंडेड हैं, जबकि यहाँ पर आपको कंस्ट्रिक्टेड नज़र आ रहे होंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मतलब प्रेशर की वजह से जो एयर है वो रश करेगी अंदर की तरफ, एयर फोर्सेस आउट ऑफ द लंग्स एंड आउट ऑफ द माउथ एंड नेरीज के। अब जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो एयर बाहर की तरफ निकलेगी। पहले एयर अंदर की तरफ एंटर हो रही थी जब वो लंग्स जो थे वो एक्सपेंडेड थे, अब कंटिन्यूसली एयर बाहर की तरफ निकलेगी। माउथ एंड नेरीज क्लोज, अब माउथ बंद हो रहा है, नेरीज भी क्लोज हो गया है। फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी रेजेस, एयर इज पुश्ड इनटू द लंग्स। अब जो है वो बकल कैविटी ऊपर की तरफ को उठ जाती है और एयर जो है वो अंदर की तरफ एंटर होती है। ग्लॉटिस क्लोज, गैस एक्सचेंज अक्रॉस इन द लंग्स की। अब ये जो गैस एक्सचेंज है वहाँ पर मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है, ऑक्सीजन अंदर की तरफ जो है वो ब्लड में चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये जो हमारे पास एक्सचेंज होगा वो ग्लॉटिस के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा से समराइज़ कर लेते हैं। हमने कहा कि जैसे ही एयर अंदर की तरफ एंटर होती है, जब हमारे पास बकल कैविटी के अंदर एयर आती है तब लंग्स जो है वो एक्सपेंडेड होते हैं। ठीक है, लंग्स एक्सपेंडेड थे, जैसे ही जो है वो लंग्स कंस्ट्रिक्ट हुए, पिचक गए, तो उसी तरह से एयर बाहर की तरफ निकल गई माउथ के थ्रू। अब क्या हुआ, माउथ भी बंद है, नेरीज भी बंद है, तो ग्लॉटिस ओपन हो गया है और जो एयर है वो अंदर की तरफ रश करेगी लंग्स की तरफ, और लंग्स के अंदर यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन विल बी रिटेन इन द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और जो ऑक्सीजनेशन है वो हो जाएगी हमारे पास बेसिकली गैस एक्सचेंज थ्रू द लंग्स, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास रेस्पिरेशन की 3 टाइप्स। नेक्स्ट हम अगर रेशियोज़ को डिस्कस कर लें कि डिफरेंट टाइप्स जो हमारे पास 3 रेस्पिरेशन की टाइप्स थी गैस एक्सचेंज की, जिसमें हमने कुटेनियस को डिस्कस किया, बकोफेरेंजियल डिस्कस की और पल्मोनरी डिस्कस की। अब हम उसकी जो है वो रेशियोज़ देख लेते हैं। क्यूटेनियस एंड बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन हैव अ डिसएडवांटेज इन दैट देयर कंट्रीब्यूशन टू टोटल गैस एक्सचेंज इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट। हमने जो क्यूटेनियस को डिस्कस किया था सैलमेंडर्स के केस में, हमने कहा था कि 30 to 90% जो है वो क्यूटेनियस हो रही होती है इन केस ऑफ सैलमेंडर्स, बट बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन इज़ वेरी लो। ठीक है, कि 1 to 7% ऑफ द टोटल गैस एक्सचेंज इज थ्रू बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन विच इज़ वेरी लो अमाउंट। ठीक है, और ये जो अमाउंट है गैस एक्सचेंज की ये रिलेटिवली कांस्टेंट रहती है, मतलब इनकी जो रेंज है ये इसी के दरमियान रहती है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो है वो डिसएडवांटेज है एम्फीबियंस के लिए। The quantity of gas exchange across these surfaces cannot be increased with when the metabolic rate increases. Metabolic rate मतलब जब उनके अंदर एम्फीबियंस के अंदर जो है वो केमिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हों
जब उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा हो रहे हों, उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तो उसका मतलब है उन्हें ज़्यादा गैस एक्सचेंज की भी रिक्वायरमेंट है, उसे गैस ज़्यादा जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे ही मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है तो इनका जो बकोफेरेंजियल है और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, इनकी अमाउंट इंक्रीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो रेस्पिरेशन है ये डिसएडवांटेज देती है एम्फीबियन को कि ये उनके लिए सुटेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। एज द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एंड एक्टिविटी इंक्रीजेज, लंग कंट्रीब्यूट मोर टू द टोटल गैस एक्सचेंज, के जब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो लंग्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे जो है वो ऑक्सीजनेशन के लिए। जैसे कि आपने देखा था कि जब हमने कहा था हाइबरनेशन हो रही है एम्फीबियंस के अंदर, तो उनकी एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रेस्पिरेशन है वो क्यूटेनियस की तरफ चली जाती है। लेकिन जैसे ही उनकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होंगी, मतलब वो हाइबरनेशन से निकल आएंगे, तो उनकी ज़्यादातर जो गैस एक्सचेंज है वो लंग्स के थ्रू होगी। At 5 degrees Celsius, approximately 70% of the gas exchange occurs across the skin and the mouth of lining of the frog. ठीक है कि अगर बाहर का टेम्परेचर हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस है तो 70% गैस एक्सचेंज जो है वो स्किन और माउथ, मतलब बकोफेरेंजियल और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रही होती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये जो रेस्पिरेशन है बकोफेरेंजियल या क्यूटेनियस, ये इंक्रीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है एम्फीबियंस के अंदर वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक अल्टरनेट पैटर्न को अडॉप्ट कर लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस जब होगा टेम्परेचर तो एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एक्सचेंज अक्रॉस द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, but because pulmonary respiration increases, exchange across the skin and mouth surfaces account for only about 30% of the total gas exchange. ठीक है कि हमारे पास जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो क्यूटेनियस और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज़ नहीं होती, बल्कि उनकी जो अमाउंट है वो सेम रहती है, जिसकी वजह से पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है ताकि गैस एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब जो हमारे पास स्किन और माउथ का जो एक्सचेंज होगा वो सिर्फ 30% होगा, जबकि बाकी जो हमारे पास 70% एक्सचेंज होगा वो हमारे पास किसके थ्रू हो रहा होगा, लंग्स के थ्रू हो रहा होगा। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने इसमें ये बात याद रखनी है कि जब एक्टिविटीज़ कम होगी एम्फीबियंस की, तब तो क्यूटेनियस और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन सूटेबल है, फिजिबल है। लेकिन जैसे ही एक्टिविटीज़ ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी या मेटाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, टेम्परेचर ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तब ये जो बकोफेरेंजियल और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है इनकी अमाउंट बिल्कुल सिमिलर रहती है, ये इंक्रीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से ये एक डिसएडवांटेज देती है एम्फीबियन को कि उनको ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो एक ऑल्टरनेट पैटर्न की तरफ चले जाते हैं, वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं। और ज़्यादा जो जैसे ही एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो उनका जो 70% जो गैस एक्सचेंज है वो लंग्स के ज़रिए से होगा और 30% जो गैस एक्सचेंज है वो स्किन और माउथ के ज़रिए से हो रहा होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रेशोज़। नेक्स्ट हमने जो है वो गिल्स को डिस्कस करना है। गिल्स आपको पता है कि जो है वो उसके थ्रू भी जो है वो गैस एक्सचेंज होता है, लेकिन गिल्स जो हैं वो तमाम एडल्ट एम्फीबियन के अंदर मौजूद नहीं होते। गिल्स जो हैं वो लार्वल स्टेजेस के अंदर मौजूद होते हैं। उसको हम देखते हैं एम्फीबियंस है लार्वी एंड सम एडल्ट्स रेस्पायर यूजिंग एक्सटर्नल गिल्स, के एम्फीबियन के लार्वी के अंदर जो है वो एब्सोल्यूट गिल्स मौजूद होते हैं। आपको पता है ये लार्वी आपको नज़र आ रहा होगा, टेडपोल्स आर वाटर ब्रीदर्स। ठीक है, टेडपोल आपको पता है हमने एन्यूरेंस का जो लार्वी था उसको हमने टेडपोल का नाम दिया था। उनके अंदर जो वो लार्वा जो है वो वाटर के अंदर मौजूद होता है, तो उसी ने वहीं से जो है रेस्पिरेशन करनी होती है। तो इसके अंदर ये आपको 3 पेयर्स ऑफ गिल्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे और ये गिल्स के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करता है। लेकिन जो कुछ ऐसे एडल्ट्स भी हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल गिल्स मौजूद होते हैं, अब वो कौन से एडल्ट्स हैं ये आपको मैंने जो है पीडोमॉर्फोसिस के टॉपिक में लास्ट लेक्चर में जो है वो बताया था, जिसमें मैंने कहा था पीडोमॉर्फोसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जो एडल्ट है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं करता, वो सेक्सुअली मैच्योर तो हो जाता है लेकिन उसके अंदर जो गिल्स हैं वो वैसे के वैसे ही एक्सटर्नली मौजूद होते हैं। वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है लेकिन उसके अंदर जो लार्वल कैरेक्टर्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं, जिसको आपने फिनोमिना का नाम दिया था पीडोमॉर्फोसिस, और इसमें हमने एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया था, दैट इज़ एक्सोलोटल। ठीक है, एक्सोलोटल जो है वो एक ऐसा एम्फीबियन है जिसके अंदर आपने एक्सटर्नल गिल्स भी देखे थे। ठीक है, आपने कहा था कि ये एक ऐसा एम्फीबियन है जिसके अंदर लार्वल कैरेक्टर्स मौजूद हैं क्योंकि ये पीडोमॉर्फोसिस का फिनोमिना शो कर रहा है, दैट इज़ एक्सोलोटल। ठीक है, एक्सोलोटल कार्टिलेजिनस रॉड्स दैट फॉर्म बिटवीन एम्ब्रियोनिक फेरेंजियल स्लिट्स सपोर्ट 3 पेयर ऑफ गिल्स। ठीक है, कार्टिलेजिनस रॉड्स इनके अंदर मौजूद होते हैं फेरेंजियल स्लिट्स की सूरत में, एम्ब्रियोनिक केस में, मतलब एम्ब्रियो के केस में इनके अंदर फेरेंजियल स्लिट्स मौजूद होती हैं। अब एम्ब्रियो के केस में क्यों मौजूद हैं, आप लोगों ने जब कॉर्डेट्स स्टार्ट किए थे, हमने कॉर्डेट्स का हमने जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया था, तब हमने कहा था कि कॉर्डेट्स के अंदर तमाम वर्टिब्रेट्स आते हैं, उसके अंदर एम्फीबियंस भी हैं, उसके अंदर रेप्टाइल्स भी हैं, उसके अंदर बर्ड्स भी हैं और उसके अंदर फिशेज़ भी हैं और मैमल्स भी हैं, मतलब फिशेज़, एम्फीबियन, रेप्टाइल
रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आर इंक्लूडेड इन द कॉर्डेट्स। ठीक है, ये कॉर्डेट्स की ही क्लासेस हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं। और कॉर्डेट्स की हमने जो है वो 3 मेन कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। उसके अंदर हमने कहा था 4 मेन कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। उसके अंदर हमने कहा था कि उसके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद है, उसके अंदर जो है वो नर्व कॉर्ड मौजूद है, उसके अंदर जो है वो टेल मौजूद है, और उसके अलावा उसके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी मौजूद होती हैं। तो इसी तरह हमने कहा था कि जो एम्फीबियन का बेसिक जो कॉर्डेट्स का बेसिक पैटर्न होता है एम्ब्रियोनिक केस में, उनके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। तो इसी तरह हमने एम्फीबियंस के अंदर भी यही डिस्कस किया कि एम्फीबियन का जो लार्वा है उसके अंदर भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं। अब ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं ये हेल्प करती हैं इनको गैस एक्सचेंज में इन देयर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ठीक है, जो कि लार्वा की स्टेजेस होती हैं। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस मतलब ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर जो लार्वी है वो एडल्ट में चेंज हो जाता है। द गिल्स आर यूजुअली रीएब्जॉर्ब, फेरेंजियल स्लिट्स क्लोज एंड द लंग्स बिकम फंक्शनल। के गिल्स जो हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, फेरेंजियल स्लिट्स क्लोज हो जाती हैं और लंग्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कि गिल्स अपना काम करना ख़त्म कर देते हैं और लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लार्वा नज़र आ रहा होगा, सैलेमेंडर का लार्वल स्टेज है, तो इसके अंदर आपको जो है वो 3 पेयर्स ऑफ गिल्स एक्सटर्नली नज़र आ रहे हैं जिसके ज़रिए से गैस एक्सचेंज होता है। लेकिन जैसे ही ये लार्वा जो है वो एडल्ट में चेंज होता है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, तो इसके अंदर ये जो गिल्स हैं ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स ख़त्म हो जाती हैं और ये अपना लंग्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं, जैसे कि हमने एक्सोलोटल को डिस्कस किया कि कुछ एडल्ट ऐसे हैं जैसे कि एक्सोलोटल, उसके अंदर एडल्ट के केस में भी जो है वो मौजूद होती है गिल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे पास गिल्स का पैटर्न। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।